मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपना क्लास था बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर इसमें था फिजिक्स और फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्युतिकी। इसमें चल रहा था यूनिट फर्स्ट में चल रहा था अपना जो पहला चैप्टर है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण चैप्टर का नाम है। परिपथ विश्लेषण में चल रहा था अपना जो टॉपिक था अपना नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में चल रहा था अपना जो पहली थ्योरम थी उसको स्टार्ट करेंगे। पहली थ्योरम थी सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण प्रमेय ये अपना चल रहा था। अध्यारोपण प्रमेय पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो नेटवर्क थ्योरम है इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बारे में पढ़ा था। तो एक बार देख लेते हैं नेटवर्क थ्योरम की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, जटिल परिपथ होता है, उनको सोल्व करने के लिए नेटवर्क थ्योरम की आवश्यकता पड़ी। सर्किटों को किस से सोल्व कर सकते हैं? सर्किटों को सोल्व कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद आता है आपका समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। इनके बाद आता है मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित संयोजन क्या होता है? सीरीज प्लस पैरेलल, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का मिक्स रूप। इसके बाद आता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें क्या होता है? P/Q इज इक्वल टू R/S ये लागू होता है तो व्हीटस्टोन IG में करंट 0, जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें करंट 0 या प्रतिरोध लगा हुआ होता है तो उस प्रतिरोध को हटा देते हैं, उसमें करंट फ्लो नहीं होता। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद क्या आता है? इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आया था अपना स्टार डेल्टा या टी पाई कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है? यदि P/Q R/S ये फेल हो जाता है तब क्वेश्चन को स्टार डेल्टा से सोल्व करते हैं। इसके बाद आया था अपना नेटवर्क थ्योरम। यानी सबसे लास्ट में आता है नेटवर्क थ्योरम। जो सर्किट होते हैं उनको इन सब से भी सोल्व कर सकते हैं, किरचॉफ, KVL, KCL, ओम्स लॉ, इन सब से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क थ्योरम है, उन थ्योरम से जटिल सर्किट को भी, कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नेटवर्क थ्योरम लेते हैं। इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम में सुपरपोजिशन थ्योरम लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है ये देखते हैं।
देखते हैं, यहाँ तक नोट करो। इसमें डायग्राम बनाओ। सबसे पहले एक बढ़िया सी डायग्राम बना लो। लाइट सोर्स, इम्पीडेंस, दूसरी इम्पीडेंस, दूसरा लाइट सोर्स, ये आपका प्लस माइनस E2 E1, ये है Z1 Z2 और Z3। सबसे पहले तो इसको नॉर्मली रूप से सोल्व करते हैं। तो यार देखो, पहले देख लेते हैं एक बार थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण पर में इसमें देखो दो सोर्स हैं, सोर्स E1, सोर्स E2। सोर्स है तो करंट उत्पन्न होगा, E1 से भी करंट उत्पन्न होगा। मान लो E1 से आपका I1 करंट उत्पन्न हो रहा है, E1 से I1 या I डैश करंट उत्पन्न हो रहा है। E1 से कितना करंट, I डैश, और E2 से I डबल डैश। E1 से करंट उत्पन्न हो रहा है I डैश, E2 से करंट उत्पन्न हो रहा है I डबल डैश। तो जो E1 से करंट उत्पन्न हो रहा है I डैश, वो Z1 में भी जाएगा, Z2 में भी जाएगा और Z3 में भी जाएगा। पूरे सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं, पूरे सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं, उन सब में E1 से जो करंट उत्पन्न होगा जाएगा। दूसरी तरफ है E2 सोर्स, वो भी लाइट सोर्स है, करंट उत्पन्न करेगा I डबल डैश। तो E2 से जो करंट उत्पन्न होगी वो भी हर एलिमेंट में जाएगी, Z1 में भी जाएगी, Z2 में भी जाएगी, Z3 में भी जाएगी। मतलब दोनों सोर्सों से उत्पन्न लाइट या उत्पन्न करंट, धारा, दोनों स्रोतों से उत्पन्न धारा हर अवयव में जाती है, प्रत्येक अवयव में जाएगी। मान लो E1 सोर्स से उत्पन्न करंट I डैश है, तो वो इस Z1 में जा रही है। Z1 में कितना भाग जा रहा है, Z1 में मान लो I1 जा रहा है, Z1 में I1 डैश, Z1 में जा रहा है I1 डैश, Z1 में I1 डैश, Z2 में जा रही है I2 डैश, Z3 में जा रही है I3 डैश। E1 स्रोत से उत्पन्न धारा Z1 में जा रही है, Z2 में जा रही है और Z3 में जा रही है, तीनों एलिमेंटों में जा रही है। Z1 में I1 डैश, Z2 में I2 डैश और Z3 में I3 डैश जा रही है। इसी प्रकार क्या हो रहा है, E2 से जो करंट उत्पन्न हो रही है, E2 से जो करंट उत्पन्न हो रही है वो करंट I2 डैश में भी, सॉरी Z2 डैश, Z2 में भी जा रही है, Z3 में भी जा रही है और Z1 में भी जा रही है। तो मान लो इससे जो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव से ही तो जाएगी, I2 डबल डैश। Z2 में कितनी जा रही है, I2 डबल डैश। Z3 में कितनी जा रही है, Z3 में जा रही है I3 डबल डैश। Z1 में कितनी जा रही है, Z1 में जा रही है I1 डबल डैश, I1 डबल डैश। ये हो गया। अब किसी एक अवयव में प्रवाहित धारा, किसी एक अवयव में प्रवाहित धारा दोनों स्रोतों से उत्पन्न धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होगी।
कोई सा भी ले लो, ये ले लिया मान लो ये Z2, तो Z2 में प्रवाहित धारा E1 से तथा E2 से प्रवाहित उत्पन्न धारा Z1 में कुल धारा E1 व E2 से उत्पन्न धारा का बीजगणितीय योग होगा। Z1 में भी यही होगा और Z3 में भी यही होगा। बीजगणितीय योग होगा या फिर इसको सदिशीय योग ले लेंगे। तो लिखो इसमें लिखो, जब रैखिक प्रतिबाधाओं के युक्त जाल में, रैखिक प्रतिबाधा Z1 Z2 Z3 ये जाल है, इस जाल में रैखिक प्रतिबाधाएं हैं। तो लिखो, जब रैखिक प्रतिबाधाओं युक्त जाल में, जाल दिखाई दे रहा है, युक्त जाल में रैखिक प्रतिबाधाओं युक्त जाल में दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं जनित्र कर दो, या विद्युत स्रोत जुड़े हो तब किसी एक अवयव में प्रवाहित कुल धारा, तब किसी एक अवयव कर दो, या प्रतिबाधा, रेखीय प्रतिबाधा, तब किसी एक अवयव में से प्रवाहित कुल धारा विद्युत जनित्रों या विद्युत स्रोतों कर लो इसको, जनित्रों या विद्युत स्रोतों से उत्पन्न धारा का बीजगणितीय योग होती है। बीजगणितीय यानी चिन्ह सहित जोड़ते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो चिन्ह अलग अलग लेंगे, प्लस माइनस लेंगे। बीजगणितीय योग, इसको लिख लो, सदिश योग भी कर सकते हैं इसको, बीजगणितीय योग या सदिश। बीजगणितीय कर लो, बीजगणितीय योग इसे उत्पन्न धारा का होता है। यहाँ तक करो, जब रैखिक प्रतिबाधाओं युक्त जाल में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हों तब किसी एक अवयव में से प्रवाहित कुल धारा जनित्रों से उत्पन्न धारा का बीजगणितीय योग होता है। लिखो, यही तो है, जब रैखिक प्रतिबाधाओं युक्त जाल में, सर्किट है, रैखिक प्रतिबाधा
रेखिक प्रतिबाधा कौन सी, V और I के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ये V और I के बीच में ग्राफ ये हो, जो RLC में होता है। जब रेखिक प्रतिबाधाओं युक्त जाल में दो या दो से अधिक विद्युत स्रोत जुड़े हों तब किसी एक अवयव में से प्रवाहित कुल धारा विद्युत जनित्रों से उत्पन्न धारा का बीजगणितीय योग होती है। ये तो क्या, इससे I1 इससे I डैश करंट उत्पन्न हो रही थी, इससे I2 डबल डैश उत्पन्न हो रही थी, दोनों स्रोत हैं उनसे करंट उत्पन्न हो रही है। मान लो Z1 में देख रहे हैं तो Z1 में कुल धारा कितनी होगी, इससे जो उत्पन्न धारा है और इससे जो उत्पन्न धारा है उनका सदिश योग या बीजगणितीय योग, ये हो गया। अब सबसे पहले तो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, देखें क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बाद इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। एक बार इसको वैसे ही देख लो, सुपरपोजिशन थ्योरम बाद में लगाएंगे। अपना ये डायग्राम था, देखो इससे मान लो ये लूप फर्स्ट है, लूप फर्स्ट, लूप सेकंड, करंट फ्लो हो रही है प्लस से माइनस, I2 करंट मान लो, इसमें करंट I1 करंट मान लो, प्लस से यूं जा रही है। KVL लगाएंगे, किरचॉफ लॉ, पहले किरचॉफ लॉ से यूज करेंगे, किरचॉफ लॉ को यूज कर इससे जो सर्किट इसको सोल्व करेंगे, फिर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे जिससे ये इजीली सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, कंपैरिजन करते हुए चलते हैं इसमें। यूजिंग KVL, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट में KVL लगाएंगे। लूप फर्स्ट में KVL लगाया तो क्या हुआ, KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किसी बंद लूप में चलते हुए या किसी बंद लूप में एक निश्चित दिशा में चलते हुए सभी वोल्टताओं का योग शून्य होता है। तो निश्चित डायरेक्शन ये है, यूं चले, एक निश्चित दिशा हो गई है, करंट यूं तो जा रहा है, निश्चित दिशा में चलते हुए जितनी भी वोल्टता आएंगी, ये वाली वोल्टता, ये वोल्टता और ये वोल्टता, उन सभी का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज V बराबर क्या होता है, V बराबर IR, तो करंट कितना है I1 और ये Z1, तो ये हो गया I1 Z1 प्लस I1 Z3, I1 Z3। अब इसमें Z2 भी फ्लो हो रही है, तो Z3 है, इसमें Z2 भी प्रवाहित हो रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी सेम है। जैसे इसकी डायरेक्शन यूं है तो इसकी डायरेक्शन भी यूं है, डायरेक्शन सेम है तो प्लस I2 Z3 इज इक्वल टू या माइनस ई, ये वाला इस दिशा में चल रहे हैं तो ये माइनस सिंबल पहले आ रहा है तो माइनस ई इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो I1 क्या हो गया, I1 हो गया Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3 आएगा यहाँ पर, Z3 में से जा रही है, Z3 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 होगी, समीकरण 1 आ गया। अब जो लूप 2 है उसमें KVL लगाओ, लूप 2 में KVL लगाएंगे, लूप 2 में KVL लगाओ, ये I1 है आपका E1, सॉरी ये E1, वही यूजिंग KVL इन लूप 2 है उसमें KVL लगाओ, इसमें KVL लगाएंगे तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप Z2 I2, यहाँ Z3 I2, लेकिन यहाँ पर I1 के कारण भी Z1 I2 हो रही है और यहाँ पर माइनस E2, तो ये हो गया I2 Z2 प्लस Z3 या I2
Z3 में I1 भी है सेम डायरेक्शन में, तो I1 Z3 माइनस E2, यूँ जाएंगे तो माइनस सिंबल पहले आ रहा है तो माइनस E2 इज इक्वल टू 0, सभी वोल्टाओं का योग 0। तो यहाँ से आ गया अपने पास I1 Z3 प्लस I2 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू E2। समीकरण 2 आ गई, समीकरण 2 आ गई, नोट करो। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से I2 का मान निकालेंगे, समीकरण 2 से I2 का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से I2 का मान, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इन दोनों इक्वेशन को। E1 इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3 इज इक्वल टू E1, दूसरा है E1 शुरू में ले लिया, दूसरा है E2 इज इक्वल टू I1 Z3 प्लस I2 Z2 प्लस Z3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से I2 का मान निकालकर इक्वेशन 1 में पुट करने पर, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से I2 का मान निकालकर इक्वेशन 1 में रखने पर, समीकरण 2 से I2 का मान निकालकर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण निकालो I2 का मान, E2 पक्षांतर किया I1 Z3 इज इक्वल टू I2 Z2 प्लस Z3, ये हो गया। I2 कितना आ गया, I2 आ गया E2 माइनस I1 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, I2 का मान आ गया। ये I2 का मान कहाँ पुट किया, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आ गया, E1 इज इक्वल टू I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 का मान E2 Z2 प्लस Z3 कर लिया माइनस I1 Z3 Z2 प्लस Z3, I2 का मान हो गया Z3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से हो गया E1 इज इक्वल टू I1 Z1 Z3 प्लस E2 Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस I1 Z3 का स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3, ये हो गया। यहाँ से देखो E2 को इधर ले आओ, E2 को इधर ले आए तो ये हो गया आपका, E1 पहले से था, E2 को ले आए तो माइनस E2 Z3 Z1 प्लस Z3, I1 कॉमन ले लो, I1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ Z1 प्लस Z3 बचा, Z1 प्लस Z3 बचा, माइनस यहाँ Z3 यहाँ बचा Z1 Z3 अपॉन Z2 Z3 सॉरी एक मिनट, यहाँ तो आएगा Z2 Z3 और यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, ये हो गया। इसमें से I1 कॉमन ले तो कितना हो गया, Z3 स्क्वायर Z2 प्लस Z3, ये वाला हो गया। लघुत्तम ले लो,
लघुत्तम लिया तो इसका तो हो गया अपना Z2 प्लस Z3, यहाँ पर आ गया E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3, इधर तो ये आ गया, यहाँ I1 ब्रैकेट के अंदर Z2 प्लस Z3, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 का स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, E1 बचा, E1 अपने पास आया Z2 प्लस Z3 माइनस E2 आया Z3 इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाई किया तो Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस प्लस Z3 को किया तो Z3 का स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर से Z3 स्क्वायर, और जो ये वाली टर्म है इसको पक्षांतरण करके इधर ले आओ तो अपने पास E1 कितना आएगा, नोट करो, यहाँ नोट कर लो इसको। इसको नोट किया, इसको नोट किया। अब क्या करेंगे, I1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से I1 का मान कितना आ जाएगा, इस वाले को उधर ले जाऊँ तो अपने पास आ गया E1 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये वाला आ गया I1 का मान। देखो करंट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, करंट I1 के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, I1 का मान आ गया। इसी प्रकार I2 का मान निकालेंगे, I2 के मान के लिए वही इक्वेशन 2 में से I1 को कॉमन लेके इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 2 से I1 का मान निकाल के इक्वेशन 1 में रखने पर निकालते हैं। सेम प्रोसेस है, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे अपन इक्वेशन 2 से I1 का मान निकालकर इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखेंगे, रखने पर ये रख दिया, इसको सोल्व करेंगे, फिर सेम प्रोसेस है, सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर I2 का मान